क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ 1-3। अभी खाली सब छोटा छोटा पॉइंट्स बचा है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आज। देखो क्या दिया है, ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन विच विल परफॉर्म सम ऑपरेशंस विच आर एट प्रेजेंट परफॉर्म्ड बाय द वर्कर्स। ठीक है, तो अभी जो काम चल रहा है वर्कर्स, ये लोग मतलब ये जो वर्कर्स है पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। वर्कर्स को रिप्लेस करके ये लोग को क्या करना है, एक मशीन बाय करने का है। ठीक है, मशीन एक्स एंड वाई आर ऑल्टरनेटिव मॉडल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो मशीन का डिटेल्स है अपने पास। तो मशीन एक्स का जो कॉस्ट है 1,50,000 है, उसका यूजफुल लाइफ कितने ईयर्स का दिया हुआ है, 5 ईयर्स। और मशीन वाई जो है उसका कॉस्ट है 2,40,000, उसका यूजफुल लाइफ कितने ईयर्स का है, 6 ईयर्स। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर एनम 7,000 और यहाँ पे 11,000। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम है, ये भी पी ए है ये, पर एनम। तो ये है 6,000 एंड 8,000। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप पर एनम। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप, मतलब क्या होएगा, और पर एनम बोला है, मतलब एवरी ईयर कुछ ना कुछ सेविंग्स होएगा। मतलब पहले जो वर्कर्स काम कर रहे थे ना, बहुत सारा वेस्टेज हो रहा था उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अभी मशीन आ जाएगा तो जो वेस्टेज हो रहा था वर्कर से, वो वेस्टेज अभी नहीं होएगा, तो वो वेस्टेज का सेविंग्स हो जाएगा। और ये जो सेविंग्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप। ठीक है, then estimated cost of what, cost of the supervision per annum, then estimated savings in wages per annum। मतलब क्या हो जाएगा मालूम है, यहाँ पे तुम्हारा जो वर्कर्स है वो रिप्लेस हो जाएगा, तो उनका वेजेस का क्या हो जाएगा, सेविंग्स। ठीक है, तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है मेंटेनेंस कॉस्ट से लेके यहाँ तक, ये अपने को सी फैट कैलकुलेट करने के लिए काम आ जाएगा। Then depreciation will be charged on straight line basis. Tax rate is what is our 30%. Then evaluate the alternatives according to ARR, that is average rate of return method, and the present value index method, मतलब PI का कैलकुलेशन करके देना है। ठीक है, assuming the cost of capital being what being 10%, the present value of ₹1 at the rate of 10% per annum for 5 years is 3.79, एनुटी फैक्टर कैलकुलेट करके दे दिया है, एंड फॉर 6 years it is 4.354। ठीक है, तो यहाँ पे ना अपने को एनपीवी का कैलकुलेशन नहीं करना है, अपने को किसका कैलकुलेशन करना है पहले पीआई है और बाद में क्या आएगा, बाद में एआरआर। ठीक है, तो यहाँ पे ना कोई एनुअलाइज कॉस्ट, एनुअलाइज गेन, ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होएगा, क्योंकि जो अपने को एआरआर मिलेगा ये परसेंटेज में होता है और ये परसेंटेज डायरेक्टली कंपेरेबल रहेगा। ठीक है, दूसरा अपने को पीआई मिलेगा, अभी पीआई भी डायरेक्टली क्या रहेगा मालूम है, कंपेरेबल रहेगा। तो यहाँ पे अपने को कुछ भी एनुअलाइजेशन कैलकुलेट नहीं करना है, इवन इफ द लाइफ इज व्हाट इज नॉट इक्वल। ओके, तो अभी क्या करेंगे, पहले इसके अंदर पी आई का कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं यहाँ पे, ये टेबल में पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो लिखो, चलो क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेशन ऑफ पी आई एंड ए आर आर। क्या हुआ, किसका कराया ना रिजल्ट, क्या हुआ, नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट। हाँ 3 अटेम्प्ट बस हो जाता है, हाँ बस हो गया। उसको बोले भी एसीसी है, ऐसा कुछ कर लेने को, तो उसमें कुछ हो जाएगा। तो फिर भी 13 टका है, फिर भी अच्छा है। हाँ तो अच्छा है ये, फिर काफ़ी अच्छा है। चलो मैं क्लियर हुआ था ना, तो अभी 0.3% था रिजल्ट दिस ईयर, 0.3 फाइनल का। हाँ, मेरा कैसा था, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा फाइनली खाली मेरे को अटेम्प्ट लगे थे फाइनल में, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। उसके बाद में सिलेबस चेंज हो गया था, तो फिर नए सिलेबस में किया, तो वापस जब भी नया सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो वापस नहीं हुआ। फिर तीसरे अटेम्प्ट में एक ग्रुप निकला, चौथे अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप निकला, वैसा हुआ। मशीन एक्स, मशीन वाई, किसमें
फेल होते तो ना, हाँ होता है, थोड़ा होता है। हाँ मेहनत नहीं, मेहनत करके जो फेल होता है उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। हम्म। चलो, मशीन एक्स का यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, मशीन वाई का यूजफुल लाइफ इज 6 इयर्स। अभी है ना सी फैट का पूरा कैलकुलेशन पहले यहीं पे कर रहा हूँ मैं क्योंकि पी आई कैलकुलेट करना है, मतलब पी वी सी आई चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, पी वी सी ओ। अभी पी वी सी ओ में तो एक ही आइटम है खाली, कौन सा आइटम है, कॉस्ट ऑफ द मशीन, ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डायरेक्टली सी मतलब सी फैट का वर्किंग कर रहा हूँ मैं। तो पहला मैं लूँगा एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप। सो एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप, ये कौन सा स्क्रैप है तुमको समझा ना, जो वर्कर जो वेस्टेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे ये वो वाला स्क्रैप है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप इज 10,000 एंड 15,000। ठीक है, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे एस्टिमेटेड सेविंग्स इन वेजेस। सो ये आएगा 90,000 एंड 1,20,000। ये सब कुछ पर एनम ही है डायरेक्टली। फिर यहाँ से सब कॉस्ट को लेस करेंगे, तो पहला है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। हाँ तो पीवीसी है डायरेक्टली मिल जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस है 7,000 एंड 11,000। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ये भी माइनस होएगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स कितना है, 6,000 एंड 8,000। चलो, फिर उसके बाद में आएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। तो सुपरविजन है 12,000 एंड 16,000। ये सबसे पहले मिलेगा अपने को कैश फ्लोज बिफोर टैक्स पर एनम। इसका 75, लेस डिप्रीशिएशन पर एनम। तो मशीन एक्स का कॉस्ट कितना है, 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5, तो इधर आएगा 30,000। और इसका है 2,40,000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा 40,000। चलो, डिप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर एनम।
45,000 and 60,000 लेस टैक्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? 30 है, चेक कर तो जरा। 30% है। ये माइनस कर देना, फिर इधर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर एनम, माइनस करके देना डायरेक्ट। 31,500, 42,000, इसमें ऐड बैक डेप्रीशिएशन। $30,000 and 40,000, तो अभी अपने को मिल जाएगा सी फैट पर एनम 61,500 and 82,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ क्या परसेंटेज है? 10%, और एन्युटी फैक्टर दे दिया है, बराबर है। सो व्हाट इज एन्युटी फैक्टर दैट इज गिवन इज 3.79 है यहाँ पे, तो इसका है 3.79 और दूसरे का है 4.354। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा PVCI 2,33,085। 3,57,28। फिर मैं इधर लिख रहा हूँ PVCO, ठीक है। PVCO तो कुछ नहीं है, वही जो कॉस्ट रहेगा वही PVC हो जाएगा। तो इसका कॉस्ट है 1,50,000 और इसका है 2,40,000। PI निकाल लेंगे पहले, तो PI विल बी इक्वल टू PVCI अपॉन PVCO, और PVCI भी अवेलेबल है, PVCO भी अवेलेबल है। $1.5539, नहीं चलेगा, 4 भी चलेगा, 48। क्वेश्चन में चेक करो तो कोई भी अपने को डिसीजन मेकिंग नहीं बोला है ना। चलो PI हो गया। PI के बाद अभी क्या कैलकुलेट करेंगे? ARR। ARR के दो फॉर्मूलाज अगर तुमको याद रहेगा तो चेक कर लो ठीक है। सो ARR का जो पहला फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट एवरेज NPAT डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज NPAT डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। अच्छा, तो एवरेज NPAT मतलब यहाँ पे जो हमने NPAT का जो कैलकुलेशन किया है ऑलरेडी एवरेज ही है क्योंकि पर एनम है ये, ठीक है। तो पहले वाले का आएगा 31,500 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100। सो 31,500 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 21%। अच्छा, दूसरे का एवरेज NPAT कितना है? 42,000 है इसका। 42,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100, 17.5%। दूसरा फॉर्मूला करेंगे ARR इज इक्वल टू एवरेज NPAT डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट।
इंटू 100। हाँ, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद है तुम लोग को? इट इज ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, तो डायरेक्टली ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विल बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? तो ये आएगा 31,500 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100, तो ये डबल हो जाएगा 42%। और यहाँ पे आएगा 42,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, सो ये हो जाएगा 35% हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। हाँ हाँ, वो तो टाइम पास है। आ जाओ 10th पे आ जाओ। ऑलमोस्ट हो जाएगा आज। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, अ कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ मशीनरी दैट वुड कॉस्ट ₹50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 मतलब आज। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड दैट द नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस will be 18,000 per annum for how many years? For 3 years. ठीक है, what do you mean by estimated net cash inflow? मतलब डायरेक्टली सी फैट का कैलकुलेशन करके दे दिया है। ओके, if the company opts to service a part of the machine at the end of year 1 at ₹10,000, ठीक है, मतलब अगर ये लोग ने मशीन के एक पार्ट का सर्विसिंग किया और ये सर्विसिंग कभी करना है? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। In such a case, the scrap value at the end of year 3 will be 12,000. What 12,500. ठीक है, however if the company decides not to service the part, मतलब अगर वो पार्ट का सर्विसिंग नहीं करते हैं, then it will have to be replaced at the end of year 2 at 15,400। मतलब क्या पूरे के पूरे मशीन को रिप्लेस करने का बोल रहे हैं कि वो पार्ट को रिप्लेस करने का बोल रहे हैं? पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा अगर वो पार्ट का सर्विसिंग नहीं किया तो। ठीक है, अच्छा अभी अगर सपोज हम लोग ये पार्ट ऑफ मतलब अगर हम लोग ये जो पार्ट है उसका रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो रिप्लेसमेंट होएगा ईयर 2 में और उसका रिप्लेसमेंट का कॉस्ट विल बी 15,400। लेकिन अगर हमने ये पार्ट को रिप्लेस किया तो इन दिस केस द मशीन विल वर्क फॉर द 4th ईयर ऑल्सो, मतलब वो और एक साल क्या होएगा मालूम है? मशीन आगे काम करेगा एंड वी विल गेट द ऑपरेशनल कैश इनफ्लो ऑफ 18,000 फॉर द 4th ईयर, मतलब 4th ईयर में भी अपने को 18,000 का कैश इनफ्लो होगा। ठीक है, इट विल हैव टू बी स्क्रैप्ड एट द एंड ऑफ ईयर 4 एट ₹9,000, तो अपने को स्क्रैप वैल्यू भी मिलेगा एंड दैट पर्टिकुलर स्क्रैप वैल्यू विल बी 9,000। Assuming the cost of capital at 10% and ignoring tax। ठीक है, ignoring tax को अंडरलाइन करो, मतलब यहाँ पे अपने को डेप्रीशिएशन ये वो कुछ भी नहीं देखना है। Will you recommend the purchase of this machine based on the net present value of the cash flows? If the supplier gives a discount of ₹5,000 for the purchase, what would be your decision? ये क्वेश्चन है हमारे लिए। द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द एंड ऑफ ईयर 0 से लेके 6 तक का दे दिया है और ये अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो पहले ये बताओ कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट, क्योंकि अगर ये समझेगा तो ही आगे का कैलकुलेशन अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या चाहता है, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
पार्ट को रिप्लेस करना चाहिए या फिर पार्ट को क्या करना चाहिए, सर्विस करवाना चाहिए, ये दो ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन किसका दिया अपने को, सर्विसिंग का। दूसरा ऑप्शन किसका दिया अपने को, रिप्लेसमेंट ऑफ दी पार्ट का, ठीक है। अगर हम ये पार्ट का सर्विसिंग कराएंगे देन द मशीन विल फंक्शन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। अगर हम ये पार्ट को रिप्लेस करेंगे देन द मशीन विल वर्क फॉर व्हाट, इन फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वेश्चन जो है अनइक्वल लाइफ का है क्या। देखो इसमें दो मशीन नहीं है, इसमें एक ही मशीन है, ठीक है। और वो मशीन के अंदर अपने को डिसीजन लेना है कि हमें वो पार्ट का सर्विसिंग करवाना है या हमें वो पार्ट को रिप्लेस करना है। ऑब्वियस बात है कि अगर हम वो पार्ट को रिप्लेस करेंगे तो मशीन और 1 साल चलेगा। तो अगर सिंगल मशीन में ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो उसको अनइक्वल लाइफ नहीं बोला जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्ट को रिप्लेस करेंगे तो ऑब्वियस बात है द लाइफ ऑफ द मशीन इज गोइंग टू व्हाट, इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। तो एक ही मशीन के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को ये डिसाइड करना है कि हमें वो पार्ट को सर्विस करवाना है या फिर हमें वो पार्ट को क्या करना है, रिप्लेस, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला है कि इफ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5000, ठीक है। मतलब पहला जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे उसमें 5000 का डिस्काउंट नहीं आएगा। फिर अगर ये सप्लायर ने डिस्काउंट दिया अपने को 5000 का तो क्या हमारा डिसीजन मेकिंग चेंज होता है क्या। दैट मीन्स कि हमें ना कैलकुलेशन 4 बार करना पड़ेगा। मतलब ये 4 बार क्या रहेगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट का सर्विसिंग करेंगे, ठीक है। विदाउट डिस्काउंट भी करेंगे और विथ डिस्काउंट भी करेंगे, ये हो गया अपना 2 कैलकुलेशन। फिर जो दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर क्या दिया हुआ, हमें पार्ट को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो रिप्लेस करने के टाइम पे भी जो जो 2 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन आएगा विदाउट डिस्काउंट और सेकंड ऑप्शन क्या आएगा, विथ डिस्काउंट, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे जो है 2 बार ये कैलकुलेशन करने हैं। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहले आएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्विस the part of the machine at the end of year 1। चलो पहले इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। ऑप्शन 1 में 2 बार एनपीवी करना पड़ेगा, एक आएगा विथ डिस्काउंट और एक आएगा विदाउट डिस्काउंट। पहला आएगा पीवीसीआई और दूसरा आएगा पीवीसीओ। चलो पीवीसीओ में फर्स्ट आएगा कॉस्ट ऑफ द मशीन,
50,000 का मशीन है, टाइमिंग ईयर 0, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा 50,000। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, द पार्ट ऑफ मशीन, कितने का सर्विसिंग का खर्चा आएगा। सो सर्विसिंग का खर्चा जो है वो 10,000 है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर के एंड का फैक्टर है 0.90, क्या दिया हुआ है 9091, 4 फैक्टर दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 9091। अगर हमने सर्विसिंग करवाया तो अपने को स्क्रैप वैल्यू मिलने वाला है। सो इधर आएगा स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3। चलो कितने का स्क्रैप वैल्यू आएगा, 12,500 का स्क्रैप वैल्यू आएगा। स्क्रैप वैल्यू का टाइमिंग रहेगा ईयर 3, ठीक है। सो ईयर 3 का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.7513। नाइन थ्री 9391। सेकेंड, यहाँ पे अपने को मिलेगा टोटल सी फैट पर एनम एवरी ईयर अपने को क्या होएगा, यहाँ पे 18,000 का कैश इनफ्लो होएगा, ठीक है। सो दिस इज 3 ईयर एन्यूटी, 3 ईयर एन्यूटी है ये। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 साल का टोटल के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फोर 868। चलो तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.4868, 44,762। चलो और कुछ भी नहीं है तो इसका टोटल ले लो, 59,091, 54। तो यहाँ पे जो अपने को एनपीवी मिल रहा है ना, एनपीवी, दिस एनपीवी इज विदाउट डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एनपीवी विदाउट डिस्काउंट, नेगेटिव एनपीवी है, बरोबर है। कितना, 4938, क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। रुक जाना, इसी के अंदर अपन एक जो है मतलब इसको अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरे को बताओ, अगर अभी डिस्काउंट मिला तो ये पूरे कैलकुलेशन में क्या चेंज होएगा अगर डिस्काउंट मिलेगा तो। कॉस्ट ऑफ द मशीन जो यहाँ पे 50,000 है, उसके जगह पे अगर अपने को 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा 45,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग है ना पूरा कैलकुलेशन वापस नहीं करेंगे मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, तुम्हारा पीवीसीओ 50 के जगह पे 45 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा पीवीसीओ जो है वो 5,000 से कम हो जाएगा। पीवीसीओ 5,000 से कम हो जाने का मतलब है कि तुम्हारा आउटफ्लो 5,000 से बच जाएगा, और अगर 5,000 का आउटफ्लो बच जाएगा मतलब दिस विल बी टेकन एज व्हाट यू नो कैश इनफ्लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट। हाँ, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा अपने को 5,000, डिस्काउंट का टाइमिंग विल बी टुडे, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा 5,000। तो जो अभी अपने को फोर्थ कैलकुलेशन मिल रहा है, दिस इज एनपीवी विथ डिस्काउंट। तो 62 का पॉजिटिव क्या हो जाएगा अपना एनपीवी हो जाएगा।
तो विदाउट डिस्काउंट अपना एनपीवी नेगेटिव है, विथ डिस्काउंट एकदम मामूली से खाली ये हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव, और वो भी 62 का। समझा? ये फर्स्ट वाला पार्ट समझा? ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर 2 सेम कैलकुलेशन में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। So what is there in option number 2? We have to replace the part of the machine at the end of year 2। सेकेंड ईयर के एंड पे पार्ट ऑफ द मशीन को रिप्लेस करना है। આજે તો ટેમ્પરેચર કેટલું છે? હા, चलो इसमें भी सेम PVCI PVCO। चलो स्टार्ट करो इसका। इसके अंदर फर्स्ट आएगा कॉस्ट ऑफ द मशीन, यहाँ पे भी आएगा 50,000, ईयर 0 50,000। उसके बाद में यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट। अभी पार्ट रिप्लेस करने का जो खर्चा है वो 15,400 का है, ठीक है। तो इधर आएगा 15,400, सेकेंड ईयर के एंड पे है ये, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का फैक्टर आएगा 0.8264। तो ये आएगा 12,727। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4। अभी ये केस में 4 साल के लिए चलेगा, तो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ क्या आएगा, एंड ऑफ ईयर 4, ठीक है। तो व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू जो अपने को मिलेगा इसके अंदर, वो है 9,000। 9,000 का टाइमिंग रहेगा ईयर 4, ठीक है। तो ईयर 4 का फैक्टर है 0.6830। $6147।
और यहाँ पे आएगा टोटल सी फैट पर एनम। तो यहाँ पे जो 18,000 अपने को मिलेगा ना, वो 4 साल के लिए मिलेगा। हाँ, क्योंकि हम लोग ने पार्ट को रिप्लेस किया तो और 1 साल जो है ये मशीन काम करेगा। अभी जो तुमने ऑलरेडी है ना, सुनो, ऑलरेडी जो तुम लोग ने 3 साल का टोटल मारा था ना, उसमें 4th ईयर का ऐड कर दो खाली। 3.1698, इसको मल्टीप्लाई करो। 57,056। $63,203 और ये आएगा 62,727। तो ये जो अपने को एनपीवी मिलेगा, दिस इज एनपीवी विदाउट डिस्काउंट। $476 का पॉजिटिव एनपीवी है विदाउट डिस्काउंट। वापस इधर डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे। सो डिस्काउंट आएगा 5,000 का, आज डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस विल रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लो। तो हमको मिल जाएगा एनपीवी विथ डिस्काउंट। सो एनपीवी विथ डिस्काउंट हो जाएगा 5476 पॉजिटिव। चलो, तो क्या करना चाहिए बताओ? पार्ट का सर्विसिंग करवाना चाहिए कि पार्ट को रिप्लेस करवाना चाहिए? तो डिस्काउंट मिले या नहीं मिले, हमें दोनों केस में क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एनपीवी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका कंक्लूजन जो है वो लिख लेना। So the firm should replace the part of the machine whether discount is received or not, ऐसा करके फाइनल कंक्लूजन आएगा। ट्वेंटी बाकी है ना अपना। ट्वेंटी के बाद देखो तो कौन सा बचा है। 26 बचा रहेगा एक। चलो 28 पे आ जाओ, स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है। रीड करो, मैं एक बताता हूँ। देखो क्या दिया है। स्टैंड लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ इट्स मशीन विच हैज बिकम आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट। इट्स फाइनेंशियल मैनेजर हैज प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट आउटलाइनिंग 2 पॉसिबल रिप्लेसमेंट मशीन्स। तो यहाँ पे अपने को 2 मशीन का डिटेल दिया हुआ है। एक ऑप्शन है मशीन नंबर 1, दूसरा ऑप्शन है मशीन नंबर 2।
इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीन 1 का जो कॉस्ट है 12 लाख है, मशीन 2 का जो कॉस्ट है वो 16 लाख है, ठीक है। दोनों का यूजफुल लाइफ सेम नहीं है, अलग अलग है। एक का 3 ईयर्स है और एक का 5 ईयर्स। रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है दोनों भी मशीन का। फिर हमको दिया है कंट्रीब्यूशन पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दे दिया है, और पर एनम है उसका मतलब ये एन्युटी है, ठीक है। फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम, ठीक है। तो फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 80,000 है। अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम इज 7,20,000, यहाँ पे आएगा 6,10,000। तो ये तीन इंफॉर्मेशन में से क्या निकालेंगे हम लोग? ये तीन इंफॉर्मेशन से अपन सी फैट का कैलकुलेशन करेंगे। द मेंटेनेंस कॉस्ट आर पेएबल एन्युअली इन एडवांस, ठीक है। इसको अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो। चलो, व्हाट डू मीन बाय मेंटेनेंस कॉस्ट आर पेएबल एन्युअली इन एडवांस? इसका मतलब समझाओ क्या आएगा। देखो, नॉर्मली कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो एवरी ईयर के एंड पे हम लोग ये इसका करते, मतलब मीन्स हर एक कॉस्ट का पेमेंट करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो खाली मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके है, ये जो फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, आर पेएबल एन्युअली इन व्हाट यू नो इन एडवांस, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हम लोग एडवांस में हम लोग इसका पेमेंट करेंगे। तो एडवांस में अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो मेरे को बताओ, ये जो मशीन 1 है उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना 40,000 का, इसका पेमेंट का टाइमिंग बताओ खाली। 3 साल मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो फर्स्ट ईयर का एंड आएगा, सेकंड ईयर का एंड आएगा, थर्ड ईयर का एंड आएगा। लेकिन यहाँ पे अपने को बोला है कि इट इज गोइंग टू बी पेड इन एडवांस, ठीक है। तो जो पहला 40,000 है वो कभी पे होएगा, फर्स्ट ईयर के एंड में कि फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में? स्टार्ट में, मतलब ईयर 0। फिर दूसरा पेमेंट कभी होएगा? ईयर 1। और तीसरा पेमेंट कभी होएगा? ईयर 2, ठीक है। वैसे ही ये 80,000 का पेमेंट कैसे होएगा, उसके अंदर यूजफुल लाइफ अगर 5 ईयर्स का है तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है। ऐसा करके ये 5 पेमेंट्स होंगे, ठीक है। तो मेरे को बताओ, क्या हम लोग इसको सी फैट कैलकुलेशन करने के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं? क्योंकि सी फैट का जो कैलकुलेशन होगा वो ईयर 1 से लेके ईयर 3 का होएगा, और ईयर 1 से लेके ईयर 5 का होएगा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर ईयर 1 बोलेंगे तो इट इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और वहां पे आएगा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो क्या हम लोग ये मेंटेनेंस कॉस्ट का जो अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है उसको मैं सी फैट में एडजस्ट करूं कि इसको मैं अलग से दिखाऊं? इसको अलग से अगर हम लोग दिखाएंगे तो अपने लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्योंकि सी फैट का कैलकुलेशन में एवरीथिंग इज एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। यहाँ पे एवरीथिंग इज नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट का टाइमिंग थोड़ा सा अलग है, तो हम उसको अलग से क्या करेंगे, उसको हम लोग पीवीसीओ में हम लोग उसको जो है क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उसको प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। देन all the other cash flows apart from the initial investment assumed to be occurring at the end of each year. Then depreciation has been calculated by straight line method and has been included in the other fixed operating expenses, ठीक है। तो ये जो other fixed operating expenses दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे 7,20,000 एंड 6,10,000 का वो लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना डेप्रीशिएशन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है वो लोग ने, ठीक है। अच्छा, देन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दिस प्रोजेक्ट इज अज्यूम टू बी 12%, और हमें ना कहीं पे भी टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमको टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है तो मेरे को ये बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे डेप्रीशिएशन को कंसिडर करेंगे कि इट विल बी एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन? एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ना, क्योंकि जब भी डेप्रीशिएशन रहेगा तो ही हम लोग टैक्स का अमाउंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को टैक्स रेट नहीं दिया है, मतलब डेप्रीशिएशन हैज टू बी इग्नोर, ठीक है। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे जो अपने को अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है 7,20,000 का, तो हम ये 7,20,000 पूरा लेंगे कि इसमें से डेप्रीशिएशन उड़ा देंगे? तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने को खाली कैश फिक्स कॉस्ट को खाली अपने को यहाँ पे जो है उसको अपने को कंसीडर करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट मशीनरी? तो 12 lakhs डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3, राइट। सो इट नहीं 12 lakhs माइनस जो यहाँ पे अपने को रेसिडुअल वैल्यू दिया 1,20,000। तो जरा चेक करो कितना रहा अमाउंट। 3,60,000। तो 7,20,000 में से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो कितना कैश फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बचेगा? 3,60,000 बचेगा खाली।
तो हमको 3,60,000 जो है कैश फिक्स कॉस्ट को अपने को यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। मशीन 2 में क्या हो रहा है, मशीन 2 में 16 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा 5, सो ये आएगा 3 लाख, ठीक है। तो 6,10,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 3,10,000, ठीक है। तो सी फैट कैलकुलेशन करने के टाइम पे खाली कितना लेंगे हम लोग 3,10,000। चलो अभी क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि विच मशीन इज मोर बेनिफिशियल यूजिंग एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट अप्रोच, मतलब यहाँ पे एनुअलाइज्ड गेन का कैलकुलेशन करना है। वी आर आस्क्ड टू इग्नोर व्हाट, यू नो, इग्नोर टैक्स, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है ना, अभी ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है सेंसिटिविटी, तो इसको उड़ा दो। चलो, और क्वेश्चन के अंदर अपने को फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है। जो पहला लाइन है ना ये वाला, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है। दूसरा वाला जो लाइन है ना वो एन्युटी फैक्टर है। ये समझा ना, एन्युटी फैक्टर। पहले मशीन 1 का करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर टैक्स नहीं है तो क्या मैं ये कंट्रीब्यूशन को अलग से लिख दूं क्या, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो बिफोर टैक्स विल बी इक्वल टू कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन अलग से लिखेंगे तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा कैश इनफ्लो, फिर ये फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगा कैश आउटफ्लो, एंड अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ये भी क्या हो जाएगा मालूम है कैश आउटफ्लो। क्योंकि टैक्स को इग्नोर करना है तो कुछ भी पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है और डायरेक्टली हम लोग उसको लिख सकेंगे। बारह टका डिस्काउंटिंग फैक्टर है। चलो PVCI PVCO, चलो फर्स्ट इधर आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मशीन 1 का लाइफ कितने ईयर्स का है, इधर लिख रहा हूं मैं, मशीन 1 के बाजू में लिख दो लाइफ 3 ईयर्स। मशीन 1 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 लाख है,
discounting factor 1, present value will also be 12 lakhs. इमीडिएटली चेक करने का इसका कोई स्क्रैप वैल्यू है क्या? So we are having scrap value at the end of year 3. तो कितना इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1,20,000. 1,20,000 का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग ईयर 3 का फैक्टर है 0.712. 80. चलो 85,440. अब ये कंट्रीब्यूशन को मैं अलग से लिख रहा हूं. अगर कंट्रीब्यूशन को अलग से लिखेंगे मतलब किधर लिखना पड़ेगा? कैश इनफ्लो में. ठीक है, टैक्स रेट नहीं है तो हम इसको पोस्ट टैक्स नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा सेकंड कैश इनफ्लो में कंट्रीब्यूशन पर एनम. कितना कंट्रीब्यूशन है? 11,60,000. तो ये कंट्रीब्यूशन एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा कि 3 बार मिलेगा? फॉर ऑल द 3 ईयर्स एवरी ईयर का अमाउंट इज सेम. दिस इज 3 ईयर एन्युटी. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.402 से जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. $27,86,320. अभी आएगा फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट कैश आउटफ्लो. पर एनम. सो एवरी ईयर का जो फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 40,000 है. तीन पेमेंट्स है, एक आज है, एक फर्स्ट ईयर के एंड पे है और एक सेकेंड ईयर के एंड पे है. ठीक है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? सेकेंड ईयर के एंड के फैक्टर के साथ. मतलब 0.797 से बोल रहे तो 1.690. और आज जो पेमेंट करेंगे उसका भी तो फैक्टर आएगा ना. आज जो पेमेंट करेंगे उसका फैक्टर कितना है? 1. तो हमें करना पड़ेगा 1.690 प्लस 1 करना पड़ेगा. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2.690. इधर आएगा 2.690. ये समझाइए. ये देखो इधर मैं तुमको टेबल बना के समझाता हूँ. ईयर्स 0, 1, 2 बराबर है. फर्स्ट ईयर में 40, इधर भी 40 और इधर भी कितना आएगा? 40. पहले वाले का फैक्टर 1 आएगा बराबर है. फिर दूसरे वाले का फैक्टर आएगा 0.893, 0.893, 0.797. अभी ये तीनों का टोटल जो है दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू 2 पॉइंट कितना रहा था? 690. तो ये आएगा 2.690. अभी 2.690 मतलब ये दोनों का तो टोटल दे दिया है क्वेश्चन में, प्लस इसके अंदर और क्या करना पड़ेगा? प्लस 1. ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है. ओके, चलो ये हो गया फिक्स्ड मेंटेनेंस 1,07,600. फिर आएगा अदर कैश फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा? 7,20,000 माइनस डेप्रीशिएशन. डेप्रीशिएशन कितना है? 3,60,000. तो ये आएगा 3,60,000.
इसका पेमेंट कभी होएगा? फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड और थर्ड ईयर का एंड, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होएगा? 2.402 से। $8,64,720। चलो और चेक कर लो और कुछ भी इंफॉर्मेशन है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका टोटल करो, इसका एनपीवी निकाल लो। $28,760। एनपीवी 1 - 2 $6,99,440। मशीन 2 का करके दो चलो। मशीन 2 का लाइफ 5 ईयर्स का है, 5। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ये बताओ, अमाउंट कितना है इसका? 16 lakhs। फिर इसका स्क्रैप वैल्यू बताओ। 1 लाख। मेरे को उसका प्रेजेंट वैल्यू बता, प्रेजेंट वैल्यू। हाँ हाँ, स्क्रैप वैल्यू का ये बता ना, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन का। अच्छा, इसमें 5 साल लिया है ना तुम लोग ने? हाँ, तो कंट्रीब्यूशन का प्रेजेंट वैल्यू बता। प्रेजेंट वैल्यू 43,26,000। ठीक है, फिर फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट, फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट 80,000 है। और 80,000 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तुम लोग ने? 4.038 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू बताओ।
अब ये अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर जो है तुमको क्या करना पड़ेगा, 6,10,000 माइनस 3 lakhs, सो 3 lakhs का डिप्रिशिएशन आएगा उसका। तो बचेगा कितना, 3,10,000। 3,10,000 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3.605 के साथ। 13 लाख, ये बोल दो इसका अदर कैश फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का प्रेजेंट। सो 13,42,110। अभी एक एनपीवी है 6,99,440, 3 साल का। एक एनपीवी है 13,42,110, विच इज़ फॉर हाउ मेनी ईयर्स, विच इज़ फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। इसको कंपेरेबल बनाने के लिए वी विल कैलकुलेट एनुअलाइज्ड गेन। एनालाइज्ड गेन का अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो इट इज एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। मशीन 1 का आएगा 6,99,440 डिवाइडेड बाय, इसका जो एन्युटी फैक्टर है 3 ईयर्स का आएगा 2.402। 2,91,191। मशीन 2 का आएगा 13,42,110। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स का फैक्टर के साथ होएगा 3.605। चलो, तो इसका एनुअलाइज गेन है 3,72,291। मतलब किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने को, मशीन 2, बिकॉज ऑफ हायर एनुअलाइज्ड गेन। ये समझाना क्या हुआ। चलो, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में ना ए पार्ट मेरे ख्याल से पेंडिंग था, वो चेक कर लो। ट्वेंटी बाकी है, 20 में MIR आ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट, बी पार्ट किया था ना अपन ने, ए पार्ट बाकी है खाली। छोड़ा था जगह। चलो, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 lakhs and yields annually a profit of 3 lakhs after depreciation at the rate of 12.5% straight line method, but before tax at the rate of 50%। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट डिप्रीशिएशन के बाद है लेकिन टैक्स के पहले का है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ये जो 3 lakhs ये जो 3 lakhs का जो प्रॉफिट है, ये क्या हो जाएगा, it is after depreciation but before tax, so this particular amount is net profit before tax।
तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए रहता है कि हमें सी फैट चाहिए रहता है, सी फैट, ठीक है। फिर बोला डिटरमाइन द पे बैक पीरियड, मतलब अपने को सिंपल पे बैक पीरियड का यहाँ पे कैलकुलेशन करके देना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या लगेगा, पहले सी फैट लगेगा, ठीक है। तो पहले सी फैट का कैलकुलेशन करेंगे। सो फर्स्ट वर्किंग आएगा कैलकुलेशन ऑफ सी फैट। पर एनम, particulars, calculations and amounts. तो क्या दिया अपने को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर एनम, ये अपने को दिया हुआ है। सो दिस अमाउंट इज 3 lakhs। क्या करते, बिफोर टैक्स का जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस करेंगे टैक्स, विच इज एट द रेट ऑफ 50%। सो 3 lakhs का 50%, 1,50,000 का टैक्स। तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर एनम विच इज 1,50,000। इसमें ऐड बैक करेंगे डेप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन का जो अमाउंट है दैट इज 20 lakhs, 20 lakhs का 12.5%। कितना है 20 lakhs का 12.5%, 2,50,000। तो ये मिल जाएगा सी फैट पर एनम 4 lakhs। सेकेंड, अभी अपने को पे बैक कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे है ना कैश फ्लो पर एनम है, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट वाला। सो इधर आएगा कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। इसमें ईयर का टेबल नहीं बनेगा क्योंकि अपने पास सी फैट पर एनम है ना, इसके लिए। सो पे बैक पीरियड विल बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सी फैट पर एनम। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20 लाख का, सो 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 lakhs। सो पे बैक पीरियड इज 5 years। चलो तो ये हो गया। 15 किया ना अपन ने रेसिप्रोकल वाला। हाँ, 20 बाकी है, वो थोड़ा अलग टाइप का है। 26। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, चलो तुम लोग दोनों चलो।
देख, कट ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि वो लोग को 2 साल में जो है ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट रिकवर होना चाहिए, तो उनका वो लोग का ऑलरेडी प्री डिसाइडेड जो पीरियड होता है उसको कट ऑफ बोलते हैं। चलो करो। देखो, 3 प्रोजेक्ट का डिटेल्स दिया है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है पे बैक पीरियड के ऊपर है, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट ए का आउटफ्लो कितना है, 10,000, ठीक है। तो 10,000 में फर्स्ट ईयर के एंड पे 2,000 रिकवर होएगा, सेकेंड ईयर के एंड पे 2,000 रिकवर होएगा, थर्ड ईयर के एंड पे 6,000 रिकवर होएगा। तो प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड कितना हो गया, 3 इयर्स का आएगा। तो इसका जो पे बैक है वो 3 इयर्स है, ठीक है। तो इधर मैं पे बैक पीरियड लिख रहा हूँ, सो इसका 3 इयर्स है। फिर प्रोजेक्ट बी का जो आउटफ्लो है वो है 2,000। फर्स्ट ईयर में कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है, सेकेंड ईयर में 2,000 रिकवर हो गया, तो इसका जो पे बैक पीरियड आएगा दैट विल बी 2 इयर्स। फिर यहाँ पे 10,000 है वापस से, ठीक है। तो 10,000 फर्स्ट ईयर में 2,000, फिर सेकेंड ईयर में 2,000, थर्ड ईयर में 6,000। तो इसका पे बैक पीरियड कितना आएगा, 3 इयर्स का, ठीक है। चलो, तो पहले बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड ऑफ ईच ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट ए का 3 इयर्स है, प्रोजेक्ट बी का 2 इयर्स है, प्रोजेक्ट सी का 3 इयर्स है। देन इफ द कट ऑफ पीरियड इज 2 इयर्स देन विच प्रोजेक्ट्स शुड बी एक्सेप्टेड। मतलब मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर रखा है कि 2 साल में जो भी प्रोजेक्ट का पैसा वापस आ जाएगा वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वो लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन से प्रोजेक्ट का पैसा 2 साल में आ रहा है, प्रोजेक्ट बी का, ठीक है। देन विच प्रोजेक्ट्स शुड बी एक्सेप्टेड, तो एक ही प्रोजेक्ट आएगा, दैट इज प्रोजेक्ट व्हाट, यू नो, प्रोजेक्ट बी। चलो समझा, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला ए एंड बी, ठीक है। फिर सी में क्या पूछा है, प्रोजेक्ट्स विद पॉजिटिव एनपीवीज इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट, यू नो, इज 10%। मतलब तीनों प्रोजेक्ट का क्या कैलकुलेट करके देना है एनपीवी का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये एनपीवी का कैलकुलेशन तुम लोग अभी करना, मैं डी पे जा रहा हूं। अभी पे बैक पीरियड में क्या बोला है कि पे बैक पीरियड गिव्स टू मच वेट टू कैश फ्लोज दैट अकर आफ्टर द कट ऑफ डेट, ट्रू और फॉल्स। चलो, पे बैक पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं, जो कैश फ्लो ज़्यादा अपना, जो भी वो लोग का जो कट ऑफ पीरियड है यहाँ पे 2 इयर्स का दिया है ठीक है। तो क्या वो लोग कैश फ्लोज 2 साल के बाद जो कैश फ्लोज होगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि उसके पहले के कैश फ्लो के ऊपर। तो उसके पहले का ही आएगा ना, क्योंकि उसके बाद का तो कुछ मतलब जो भी कैश फ्लोज है वो सब मीनिंगलेस है, क्योंकि वो लोग का जो कट ऑफ पीरियड है वो सिर्फ कितने ईयर्स का है, 2 इयर्स, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज false. So payback period gives too much weights to the cash flows that occur after the cut off date के before the cut off date, before the cut off date ठीक है। तो ये वाला false है। If a firm uses a single cut off period for all the projects, जैसे यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट है और उसका सिंगल कट ऑफ पीरियड वो लोग ने रखा है that is 2 years, it is likely to accept too many short lived projects। ऑब्वियस बात है, तो अगर वो लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में से देखेंगे, so this particular statement is true ठीक है।
चलो अभी एक ही कैलकुलेशन बचा है, कौन सा वाला? सी वाला, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करके दो, एनपीवी का कैलकुलेशन तीनों प्रोजेक्ट का। व्हाट इज द डिस्काउंटिंग रेट टू बी कंसिडर इज 10%। चलो फटाफट निकालना। टू जीरो बी का और सी का पॉजिटिव। 6754 है पॉजिटिव। अभी सेकेंड ही कर रहे हैं अपन।
चलो स्टार्ट करें सेकेंड वाला। चलो देखो क्या दिया है। अ कंपनी हैज़ ₹1 लाख अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड हैज़ आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग 4 इन्वेस्टमेंट इन विच टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ना कंपनी के पास है ना लिमिटेशन है फंड्स का। वो लोग के पास खाली 1 लाख रुपया है। कितना है खाली यहाँ पे? 1 लाख। ठीक है, तो ये जो 1 लाख है वो लोग के पास, उसमें अपने पास कितने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है? तो 4 प्रोजेक्ट अवेलेबल है, C, D, E एंड F। ठीक है, तो अगर ये 4 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है तो यहाँ पे जरा चेक करो पहले ये चारों का इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना हो रहा है। सो 40, फिर ये 1 लाख है, फिर ये 50,000 है, फिर ये 60,000 है। मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट जो है ये सबका टोटल कितना आ रहा है? 2 लाख। एग्जैक्ट 2 लाख है। 2,50,000 है ना। तो ये सब का टोटल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना हो रहा है? 2,50,000। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है मालूम है कि जो मतलब अपने पास जो 4 प्रोजेक्ट है, अगर ये सब में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल पैसा कितना चाहिए अपने को? 2,50,000। लेकिन अपने पास पैसा कितना है? खाली 1 लाख। ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ फंड्स। इसको क्या बोला जाएगा? लिमिटेशन ऑफ फंड्स। लिमिटेशन ऑफ फंड्स को बोला जाता है कैपिटल रेशनिंग। तो इसका जो नाम है उसको बोलते हैं कैपिटल रेशनिंग। हाँ, तो यहाँ पे कैपिटल रेशनिंग का मतलब है दैट देर इज लिमिटेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में या कौन से प्रोजेक्ट्स में अपने को इन्वेस्टमेंट करने चाहिए अगर अपने पास लिमिटेशन है तो। ठीक है, you are required to optimize the returns from a package of projects within the capital spending limit if the projects are independent of each other and are divisible। ये सबसे पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है इफ द प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों सिचुएशन में अपने को ये बताना है कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लोग ये प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब भी है ना लिमिटेशन ऑफ फंड्स रहेगा ना, तो हम लोग हमारा डिसीजन मेकिंग एनपीवी के बेसिस पे नहीं लेंगे। अवर डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन पीआई। ठीक है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे अपना डिसीजन देंगे। ठीक है, देखो कैसा होता है मालूम है? एनपीवी है ना, एनपीवी इज लाइक टोटल नंबर ऑफ रन्स। एनपीवी जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ रन्स होता है। और पीआई जो होता है ना, पीआई इट इज लाइक स्ट्राइक रेट। तो तुम लोग ने देखा रहेगा क्रिकेट में स्ट्राइक रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना अगर अपने पास लिमिटेशन ऑफ फंड्स है ना, उसका मतलब है कि ये T20 मैच है। कौन सा मैच है ये? T20 मैच है जहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स खेलने के ऊपर लिमिटेशंस आएगा। ठीक है, तो हमें कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए? जिसका रन्स ज्यादा है कि जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है? स्ट्राइक रेट। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें ये चारों प्रोजेक्ट का सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पीआई का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट। और जिसका भी स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा वो पर्टिकुलर प्लेयर का हम लोग क्या करते जाएंगे? यहाँ पे सिलेक्शन। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है समथिंग कॉल्ड एज व्हाट स्ट्राइक रेट विच इज नथिंग बट पीआई, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ पीआई। एंड ये पीआई के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? रैंकिंग्स करेंगे। एंड rankings of the projects which will be based on PI। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? C, D, E और F। ये जो प्रोजेक्ट्स है इसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखेंगे पहले, और उसके बाजू में उसका एनपीवी। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट और एनपीवी को, तो पीवीसीआई आ जाएगा। एक बार पीवीसीआई आ गया तो हम निकालेंगे पीआई। पीआई का फॉर्मूला क्या है? पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। और फिर हम देंगे यहाँ पे रैंकिंग।
प्रोजेक्ट सी का इन्वेस्टमेंट है 40,000 का, डी का 1 लाख है, फिर 50 और 60। अभी इनका एनपीवीज भी दिया हुआ है 20,000, 35,000, 20, लास्ट चलेगा 18,000। हाँ, अब ये दोनों का टोटल करोगे तो पीवीसीआई आ जाएगा। इसका पीवीसीआई है 60,000, 1,35,000, 74,000 एंड 78,000। अभी इसका पीआई निकालो, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो प्रोजेक्ट सी जो है उसका रैंकिंग नंबर आएगा 1, मतलब सबसे पहले प्रोजेक्ट सी को सिलेक्ट करने का, फिर इसका रैंक सेकेंड, इसका रैंक थर्ड और इसका रैंक आएगा फोर्थ। चलिए, ये फर्स्ट कैलकुलेशन था। सेकेंड कैलकुलेशन में selection of the project or projects if they are divisible। मतलब अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल है तो सिलेक्शन कैसे करने का। प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेशंस, टोटल एनपीवी। तो 1,00,000 रुपये अपन कैसे स्पेंड करेंगे उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें। अभी सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा सिलेक्ट करेंगे, सी। तो प्रोजेक्ट सी का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 40,000। अभी 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, पूरा प्रोजेक्ट हम लोग ही कर रहे हैं, बराबर है। तो पूरा का पूरा 20,000 का एनपीवी अपने को मिल जाएगा। तो एनपीवी में आएगा 20,000। फिर सेकेंड रैंक वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, ई। तो पहले चेक करने का ई में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, 50,000। तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो पूरा एनपीवी अपना रहेगा। तो प्रोजेक्ट ई का एनपीवी कितना है, 24,000। उसके बाद में थर्ड रैंक वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, डी। अभी देखो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1,00,000 रुपया ही है खाली, बराबर है। तो उसमें से 40,000 हमने प्रोजेक्ट सी में डाल दिया, प्रोजेक्ट ई में 50,000 डाल दिया। अभी अपने पास बचा कितना है, खाली 10,000, ठीक है। अभी जब भी प्रोजेक्ट्स डिविजिबल रहेंगे ना तो हम ये 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन मेक द पार्ट इन्वेस्टमेंट। तो 10,000 जो बचा है वो प्रोजेक्ट डी के अंदर इन्वेस्ट कर देने का। सो इधर आएगा 10,000। अभी अगर हमने प्रोजेक्ट डी में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो हमने 1,00,000 का टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में से हमारा तो खाली यहाँ पे 10,000 गया है।
सो कैन आई से कि हमने 10% इन्वेस्टमेंट किया है खाली। तो अगर हमने खाली 10% इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या पूरा एनपीवी अपना रहेगा, क्या खाली 10% एनपीवी अपना रहेगा? 10%, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 35,000 इंटू 10% एनपीवी अपना आएगा। सो अवर एनपीवी विल बी 3,500। अभी ये सबका टोटल कर देने का, ये अपना टोटल एनपीवी हो जाएगा 47,500। दैट मीन्स इफ द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, तो हमको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है? प्रोजेक्ट सी में फुल इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट ई में भी फुल इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्रोजेक्ट डी में सिर्फ 10,000 जो बैलेंस अमाउंट है वो, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो इस तरीके से कैलकुलेशन होएगा, ठीक है। तीसरा कैलकुलेशन, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स if they are non divisible or not divisible। अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो मैं यूज करना है ट्रायल एंड एरर मेथड। प्रोजेक्ट्स टोटल इन्वेस्टमेंट, सरप्लस एंड टोटल एनपीवी। देखो अभी इसके अंदर क्या करने का मालूम है, इसके अंदर है ना कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो है ना पहले रैंक वाइज जानेगा, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? सी और ई, ठीक है। तो अगर सपोज हम लोग खाली सी एंड ई में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब रैंक 1 रैंक 2 में, तो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा? 90,000। तो सरप्लस कितना बचेगा? 1 लाख में से 90,000 जाएगा तो 10,000 का सरप्लस बचेगा। तो अपना टोटल एनपीवी कितना रहेगा? सो 44,000 का टोटल एनपीवी आएगा। हाँ मतलब यहाँ पे हम लोग पार्शल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि हम लोग कितने का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। क्या हम लोग 1 और रैंक 3 में डाल सकते हैं क्या पैसा? नहीं डाल सकते ना, क्योंकि 1 और 3 में डालोगे तो 1,40,000 हो जाएगा, उतना पैसा अपने पास नहीं है। क्या हम 1 और 4 में डाल सकते हैं क्या? यस, तो 1 और 4 मतलब सी एंड एफ, ठीक है। तो जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है वो है सी एंड एफ। सी एंड एफ में पूरा 1 लाख चला जाएगा, कोई सरप्लस नहीं बचेगा। तो सी एंड एफ का टोटल करके देखो 38,000 का एनपीवी है। चलो 2 एंड 3 का मार के देखो। 2 एंड 3 में हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 एंड 4 में इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। खाली 3 में इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या? यस, ठीक है। सो 3 में इन्वेस्टमेंट मतलब खाली प्रोजेक्ट डी में, तो पूरा 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई सरप्लस नहीं बचेगा। तो 35,000 का एनपीवी आएगा। बस अभी तुमको जितना कॉम्बिनेशन बनाने का उतना तुम लोग बना सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट या थर्ड का रैंक में ही है ना, आंसर आ जाएगा ठीक है। तो मेरे को बताओ इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होएगा? प्रोजेक्ट सी एंड ई, क्योंकि वहां पे क्या होएगा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 90,000 का है और उसके अंदर एनपीवी भी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कंक्लूजन, सिलेक्ट प्रोजेक्ट सी एंड ई based on PI which will give highest NPV।
चलो अभी अपना 2 क्वेश्चन बचेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए मैंने आज कवर नहीं किया है। हाँ, तो इसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीक में। ये टॉपिक साथ में किया है तुम लोग ने, मतलब इसका प्रैक्टिस साथ में किया है? ठीक है, तो खाली IRR देख के आना नेक्स्ट वीक में, जब भी लेक्चर रहेगा ना नेक्स्ट वीक में।